आज हम करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का वन शॉट। ठीक है जी। अब डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग यहाँ पे बात करें तो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या बनाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। 10 ग्रुप मिलके हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है इन्हें, एक तो ये हो गया कि बीच में जो इनकी प्रॉपर्टीज है वो ट्रांजिशन हो रही है, एस ब्लॉक से पी ब्लॉक तक जो है ट्रांजिशन हो रहा होता है। ठीक है, और हम इसे क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज दे हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट और एनी ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। They have incomplete d orbital in their ground state or any of its oxidation state. In any of its oxidation states. क्लियर हो गया? तो ये होती है हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है जी। अब कुछ एक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ग्रुप 12 के बारे में बात किया। ग्रुप 12 के जो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी। दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज दे हैव fully filled d orbitals, चाहे हम उसे किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में देखें या हम किसी भी मतलब ग्राउंड स्टेट में देखें या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में देखें, तो वहां पे हमारे पास क्या है, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स रहेंगे। अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है अगर हम उन्हें पढ़ते हैं तो वो हम कैसे पढ़ते हैं, सीरीज वाइज पढ़ते हैं। अभी तक हमने जितने भी कंपाउंड्स पढ़े हैं उनको हमने क्या किया था, टॉप टू बॉटम पढ़ा था। चाहे हमने पी ब्लॉक किया, राइट, तो उसमें क्या हुआ था, टॉप टू बॉटम हम जा रहे थे, विद इन अ ग्रुप जा रहे थे, जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। बट जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं तो हम लोग उसे सीरीज वाइज स्टडी करते हैं। वाई सीरीज वाइज स्टडी करते हैं, बिकॉज उसके अंदर जो है सिमिलैरिटीज मिलती हैं। हमने ग्रुप वाइज क्यों पढ़ा था एलिमेंट्स को, ताकि हमें इजी होता था स्टडी करना, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो मैच करती थी एक दूसरे से। बट अगर हम यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं, इन्हें हम सीरीज वाइज पढ़ते हैं, बिकॉज इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो ज्यादा मैच करती है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट। इसी वजह से हम लोग इसे कैसे पढ़ रहे हैं, सीरीज में। तो हमारे पास 4 ट्रांजिशन सीरीज है, 4 ट्रांजिशन सीरीज हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। जो मेजर है हमारे पास वो कौन सी है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जिसके बारे में हमने यहां पे मेजर जो है डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। 4 ट्रांजिशन सीरीज है, 4 ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन एंड फोर्थ ट्रांजिशन। 4 ट्रांजिशन सीरीज जो है वो हमारी इनकम्प्लीट है, तो उसे हम वैसे भी नहीं स्टडी करेंगे। जो मेजर है वो हमें फर्स्ट ट्रांजिशन ही पढ़ना है, और ये ही आपको याद होनी चाहिए, एटलीस्ट ये पूरी याद होनी चाहिए। अगर ये नहीं याद है तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसे कर लीजिएगा, राइट। उसके बाद पोजीशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करें तो ये क्या है हमारा, इट इज फ्लैंक्ड बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में हमारी ये लाई करती है। फाइन, क्लियर हो गया। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, देखो n-1 डी सबशेल की फिलिंग करते हैं। किसकी फिलिंग होती है, n-1 डी सबशेल की फिलिंग करेंगे। अब n-1 को हम लोग क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल भी बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। क्लियर होगा। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको चीज समझ में आ जाएगी। n-1 डी सबशेल की फिलिंग करेंगे, मतलब यहां पे हम लोग कौन कौन सी सीरीज भरेंगे, 3D, 4D, 5D एंड 6D। फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। क्लियर है ये। और ये क्या है, हमारी सारी की सारी जो है मेटल्स हैं। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं,
मेटल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल द एलिमेंट्स आर मेटल्स, और इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर हो गया? और ये हम कहाँ पे यूज करते हैं? जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज होती हैं वो सारी की सारी मेटल्स इसी ग्रुप में, इसी ब्लॉक में लाई करती हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NS1 to 2 या 0 to 2 यू कैन से N-1 D1 to 10। ठीक है, एनसीईआरटी में शायद ये NS1 to 2 लिखा गया है, N-1 D1 to 10 रहेगा, और N की जो वैल्यू है वो 4 to 7 रहेगी, 4 to 7 रहेगी, ताकि यहां पे अगर 4 आएगा तो यहां पे 3D आ जाएगा, यहां पे 5 आया तो 4D आ जाएगा, 6 आया तो 5D, 7 आया तो 6D। ये हमने यहां पे लिख दिया है। क्लियर हो गया? अब ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे? अगर हम यहाँ पे क्रोमियम या कॉपर की बात करते हैं तो वी हैव 4s1 3d10। क्लियर हो गया? 4s1 यूज जो है हमारा हो रहा है। अगर हम यहाँ पे पैलेडियम की बात करें पीडी में, तो पैलेडियम में क्या आ जाता है? 5s0 4d10। ये एक एक्सेप्शन है, सिर्फ दिस इज द ओनली एक्सेप्शन जहां पे 5s जो हो रहा था हमारा 0 हो गया, मतलब ns जो था उसके अंदर 0 आया, बाकी सब में 1 या 2 ही रहने वाला है। तो ये था अलग से, तो ये मैंने आपको बता दिया है। क्लियर हो गया? अब हमें क्या करना है? फर्स्ट सीरीज की बात करनी थी यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे कॉपर देखते हैं तो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 एक्सेप्शंस आती हैं फर्स्ट पीरियड में। एक कौन कौन सा आता है फर्स्ट सीरीज में? एक कॉपर आएगा, दूसरा क्या आता है? क्रोमियम। उसकी आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5। ठीक है, अब ये एक्सेप्शंस क्यों होती हैं? एक्सेप्शंस क्यों है? बिकॉज हमारा हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू किसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। राइट? अब इसको समझते हैं कैसे होता है। सपोज करो हमने क्रोमियम लिया, तो वी हैव 4s1, एक्चुअल में क्या होनी चाहिए थी? 4s2 3d4। क्लियर हुआ? अब यहां पे देयर इज स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन 4s एंड 3d सब शेल, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप कर जाएगा। जैसे ही यहां पे जंप करा तो उसकी वजह से क्या हुआ? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए, 1 2 3 4 5। यहां पे कितने थे? 4 थे। अगर हम इसको देखें तो यहां पे एक्सचेंज एनर्जी नाम की एक चीज आती है। क्या आता है? एक्सचेंज एनर्जी। अब एक्सचेंज एनर्जी किसी भी एटम की जितनी ज्यादा होएगी उतना ज्यादा वो स्टेबल होने वाला है। ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी जो है जिसकी ज्यादा होएगी वो ज्यादा स्टेबल होएगा। अब सपोज करो हमने यहां पे 4 लिए, 1 2 3 4, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्सचेंज कर सकता है, ये यहां पे कर सकता है, यहां पे, तो टोटल एक्सचेंजेस हमारी यहां पे हुई 3 एक इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, 1 2 3 4, ये वाला इलेक्ट्रॉन 2 एक्सचेंजेस करेगा, 1 2 3 4 5। ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला कितने करेगा? 1। तो टोटल एक्सचेंजेस कितनी हुई हमारी यहां पे? 6 हुई। दूसरे की बात करते हैं यहां पे, जब हमने 3d5 लिया, यहां पे 3d4 था, जब हमने 3d5 लिया तो यहां पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एक्सचेंजेस हुई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की। सेकेंड इलेक्ट्रॉन की कितनी होंगी? 1 2 3। नेक्स्ट पे चलते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2, 1 2 3 4 5, 1। टोटल एक्सचेंजेस कितनी हुई? 10। जितनी ज्यादा एक्सचेंजेस होंगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। ऐसे ही सेम कॉपर में भी रहता है। तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है 4s1 3d5 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, ताकि उसमें एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स बन जाए। इसी वजह से क्या होता है, हमारा हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड जो है ज्यादा स्टेबल माना जाता है। रीजन यही है, एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, चलो वैसा कोई क्वेश्चन आना नहीं है उसमें कि वो पूछेगा कि भैया क्यों रहा है। पर 2 एक्सेप्शन थी, एक कॉपर था, एक क्रोमियम था। उसके बाद हम जनरल ट्रेंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे आप अपनी नोटबुक में।
टेबल बना लीजिएगा, उस टेबल से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है हमारे निकल जाएंगे। ठीक है, आपको एलिमेंट्स को याद रखना है। कैसे बनेगा, देखिए यहां पे हमने स्कैंडियम लिया, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है जी, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम लोग यहाँ पे कैल्शियम के तक लिख देते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। कैल्शियम नहीं, यहाँ पे आर्गन लिख देते हैं। अब 4s2 ये नहीं लिखेंगे, यहां से हम लिखनी शुरू करेंगे स्कैंडियम के लिए 4s2 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s1 3d5, 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s1 3d10 and 4s2 3d10। दिस इज द M वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हमने मेटल लिया और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, M+ लेने वाले हैं। M+ मतलब हमने क्या किया, वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो देखो जब भी हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो किससे निकलेगा, आउटर मोस्ट शेल से। आउटर मोस्ट शेल कौन है हमारा, 4s। तो यहां पे आ जाएगा 4s1 3d1, 4s1 3d2, 4s1 3d3, 4s0 3d4 3d5, 4s1 3d5, 4s1 3d6, 4s1 3d7, 4s1 3d8, 4s1 4s0 हो जाएगा यहां एंड 4s1 3d10, राइट। तो ये M+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे M+2 लिखेंगे। M+2 मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं हम यहां से। अब जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है बाकियों में क्या होने वाला है, यहां पे 4s से जाएगा, 4s0 3d1, 4s0 3d2, 4s0 3d3। अब इस केस में 4s0 है तो यहां पे क्या है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड से निकालेंगे तो हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है 3d4। तो मतलब क्रोमियम की जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है दैट इज वेरी हाई। भाई बहनों यहां पे ध्यान दीजिएगा, 4s जब हम क्रोमियम की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकालेंगे इट इज वेरी हाई, क्योंकि यहां पे क्या है हमारे पास एग्जैक्टली हाफ फील्ड डी सब शेल था, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मेरे को बहुत सारी एनर्जी जो है लगानी पड़ेगी। क्लियर हो गया। यहां पे आते हैं 4s0 3d5, 4s0 3d6, 4s0 3d7, 4s0 3d8, 4s0। अब ये फुली फिल्ड है, 3d10 फुली फिल्ड है, तो यहां पे हमें फिर से ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जब हम क्रोमिक कॉपर की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकालेंगे वो फिर से बहुत ज्यादा होने वाली है। उसके बाद हमने निकाला 4s0 3d10। क्लियर हुआ। अब देखो यहां पे वो क्वेश्चन पूछेगा कि भैया जो हम लोग सेकेंड इलेक्ट्रॉन, जब हमने फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द सीरीज ट्रांजिशन सीरीज इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है, क्लियर है। बट जब हमने सेकेंड इसकी निकाली तो वहां पे इर्रेगुलर ट्रेंड्स आने लगे। अब इर्रेगुलर ट्रेंड्स कहां कहां पे आए हैं हमारे पास, एक क्रोमियम में आया और दूसरा कहां पे आया, कॉपर में आया। रीजन पता लग गया क्यों आया, क्योंकि वहां पे एग्जैक्टली हाफ फील्ड या फुली फील्ड डी सबशेल से हमने इलेक्ट्रॉन निकाले तो ज्यादा एनर्जी चाहिए थी। क्लियर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट निकालते हैं M+3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो ये 3d0 हो गया, 3d1, 3d2, 3d3। अब यहां पे मैंगनीज आ गया, मैंगनीज के केस में क्या हुआ, यहां पे 3d4 हो गया। क्लियर हुआ। यहां पे एग्जैक्टली हाफ फील्ड था, वहां से इलेक्ट्रॉन निकाला तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। 3d5, 3d6, 3d7, 3d8 एंड 3d9। यहां पे भी हुआ। जिंक के केस में क्या हुआ, फिर से हमें बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ेगी, मतलब जिंक की जो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी आएगी दैट इज वेरी हाई।
क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है? अब इसी ये आपने ड्रॉ कर लीजिएगा, इससे ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो है निकालेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से ही निकल जाएंगे आपके, ठीक है? जो आपको लग रहा होगा कि यार ई नॉट की वैल्यूज पे बारे में डिस्कशन करेंगे कि वो ज्यादा इनर्ट क्यों है, क्यों उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है, कब वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर में है, कब वो रिड्यूसिंग नेचर में है, वो सब इसके इसी टेबल से हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे। समझ आ गया? चलिए बना लीजिए ये। ओके चलिए अब मैं इसे रब कर रहा हूं, ठीक है जी। तो फर्स्ट जो है भाइयों बहनों, इन्होंने एक प्रॉपर्टी बोला, अगर हम इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाते हैं तो फर्स्ट जो चीज उन्होंने बोली है दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट। अब हम मेल्टिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि एक मेटल था हमारा, उसका क्रिस्टल लैटिस हमने तोड़ा और उसके बाद वो लिक्विड स्टेट में चला गया, है ना? कोई भी चीज है उसका क्रिस्टल लैटिस टूटेगा तभी वो क्या करेगा, लिक्विड स्टेट में जाएगा, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। क्लियर हुआ? अब उसको तोड़ने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे। अब मेटल्स में कौन से बॉन्ड होते हैं? मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं। वहां पे हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयंस जिन्हें हम कर्नल्स बोलते हैं और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्डिंग होने वाली है। क्लियर हुआ? तो मेल्टिंग पॉइंट्स हमने देखा, ये जितनी भी हमारी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इन सब में क्या है, ये तो हार्ड मेटल्स है ना? यहाँ पे बेंच बना हुआ है आयरन का, हो सकता है ना, कुछ भी हो जाए। तो जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, राइट? अभी आप लोगों ने सीरीज बनाई थी, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था। अगर आप चेक करो तो स्कैंडियम के वैलेंस शेल में, मतलब अगर हम बात करें 4s2 3d1 के इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें? 3। तो मतलब 3 मेटालिक बॉन्ड्स बने। टाइटेनियम कितने बना रहा है? 4। वेनेडियम कितने बना रहा है? 5। क्रोमियम कितने बना रहा है? 6। तो क्रोमियम जो है दैट इज द हार्डेस्ट मेटल, हार्डेस्ट भी होएगा और वो सबसे ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी होएगा। अगर आप ट्रेंड चेक करोगे तो वहां पे देखोगे तो क्रोमियम जो है इट हैज द मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है जी, क्लियर हुआ? एक और चीज इससे हम रिलेट करेंगे दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का भाइयों बहनों मतलब क्या है? एटोमाइजेशन मींस कि हम उसे एटॉमिक फॉर्म में लेके आए। अब मेटल के सारे एटम सारे के सारे बॉन्ड्स तोड़ेंगे और उसके बाद वो किसमें कन्वर्ट होगा? एक सिंगल एटम बाहर निकल के आएगा। तो मेरे को फिर से क्या करने पड़ेंगे? उनके सारे के सारे बॉन्ड्स जो हैं तोड़ने पड़ेंगे। क्लियर है? तो बॉन्ड तोड़ेंगे तो जिसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसको तोड़ने में हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का भी जो ट्रेंड आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि उसके पास क्या है? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हुआ? तो मतलब क्या हुआ? मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की बात की जाए तो वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं। ओके, अब एक और चीज समझिएगा भाइयों बहनों, जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी एलिमेंट को या किसी भी सब्सटेंस को हमने सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस में कन्वर्ट कर दिया। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी भाइयों बहनों सेम है। हमें एक एटम को बाहर निकालने के लिए उसे गैसियस स्टेट में करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो अगर वो पूछता है कि व्हाई क्रोमियम हैज द मैक्सिमम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन या मैक्सिमम एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, तो रीजन सेम रहेगा, सेम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? अब इसके बाद एक और चीज आती है कि यहां पे उन्होंने बोला मैंगनीज, जिंक, कैडमियम, मरकरी, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। व्हाई? ठीक है, देखो अभी हम अगर मैंगनीज की बात करें तो इट हैज 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास, क्योंकि 5 तो हमारे डी सबशेल में है और 2 उसके पास थे, तो इट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट स्टिल उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है। रीजन? बिकॉज एक तो उसका ये हो गया स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, पहला रीजन हो गया
स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, और दूसरा रीजन जो है भाइयों बहनों दैट इज दे शो मोर देन वन स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे वो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर दिखाते हैं। इसी वजह से हमारे ये जो एलिमेंट्स हैं, राइट, जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैंगनीज, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है दैट इज लो। क्लियर हो गया? जब आप इनके ग्राफ देखोगे एनसीईआरटी बुक में या किसी भी बुक में, तो वहां पे आप चेक करोगे तो क्रोमियम था, क्रोमियम के नीचे अगर हम जाते हैं तो मॉलिब्डेनम एक एलिमेंट है, फिर टंगस्टन आता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती जाएगी। जब बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो उनके मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेंगे। क्लियर हुआ? ऐसे हम आयरन का एग्जांपल लेते हैं, हम आयरन की बात करते हैं। आयरन के पास ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? आयरन क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? +2 या +3, +2 या +3 दिखाएगा। बट अगर आप देखोगे वहां पे पीरियोडिक टेबल में ऑस्मियम के उसके नीचे एक एलिमेंट है ऑस्मियम 5D सीरीज का, राइट? तो वो जो है एलिमेंट इट कैन शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +8। ठीक है, हमने डी सब पी ब्लॉक पढ़ा था। पी ब्लॉक में क्या चीज थी? जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे थे 2 यूनिट लेस हो रहे थे बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा था? जैसे अगर हम ग्रुप 15 की बात करें तो वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा था, बट जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे थे तो वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहां पे उल्टा है, यहां पे उल्टा है। यहां पे क्या होगा? जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल। क्लियर हुआ एक डिफरेंस पी ब्लॉक से? एक और डिफरेंस था जब हम पी ब्लॉक पढ़ रहे थे। अगर हम सपोज करो हैलोजेंस की बात करते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेट्स से आयोडीन की बात करते हैं, तो आयोडीन क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा था? -1, +1, +3, +5, +7, दो के डिफरेंसेस थे। बट अगर हम यहां पे देखते हैं तो यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन आता है वो एक का आता है। मैंगनीज कैन शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2, +3, +4, +5, +6, +7। क्लियर हुआ? समझ आया? यहां पे 2 वेरिएशंस आ गए पी ब्लॉक से। एक तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते थे, मतलब डिफरेंसेस पूछ लेता है, कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि जब हम पी ब्लॉक में नीचे की तरफ जाते हैं या किसी भी एलिमेंट किसी भी ग्रुप में जाते हैं तो वहां पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट लेस देन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल, राइट? 2 यूनिट लेस देन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। बाकी डी एंड एफ में क्या हो रहा था? जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे थे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल। क्लियर है? समझ आ गया? तो ये जो है यहां पे डिफरेंसेस मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई के बारे में। एटॉमिक रेडियाई में क्या होता है? जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो साइज क्या होता था? डिक्रीज करता था। क्यों करता था? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता था, सेम शेल में फिलिंग हो रही थी। ठीक है, सेम शेल में फिलिंग होती थी जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता था, साइज छोटा हो जाता था। इसमें क्या होता है? जो साइज है वो बहुत धीरे धीरे डिक्रीज करता है। क्यों धीरे धीरे डिक्रीज करता है? बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो इसी वजह से वो बहुत धीरे धीरे अंदर की तरफ आ रहा होता है, रिपल थोड़ा सा कम करता है। इसी वजह से क्या होता है? हमारा साइज जो है डिक्रीज करते हुए चला जाता है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं है? ओके, दिस द शील्डिंग इफेक्ट। यही द रीजन था भाइयों बहनों जिसकी वजह से जो साइज है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइज जो है वो क्या करेगा? पहले थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा और इन द एंड फिर इंक्रीज करेगा। क्या ट्रेंड हो गया? जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो पहले साइज थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा और इन द एंड फिर क्या करेगा? वो इंक्रीज होएगा। अब ये इन द एंड इंक्रीज क्यों करा? बिकॉज रिपल्शंस बढ़ी हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने लगे वहां पे सारे के सारे ऑर्बिटल जो थे वो फिलअप हो गए, तो वहां पे रिपल्शंस आ गई जिसकी वजह से साइज जो था भाइयों बहनों वो हमारा इंक्रीज हो गया।
क्लियर है? बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, मोटे मोटे वो क्वेश्चन पूछेगा, हो जाएगा यहां पे। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आयोनिक रेडियाई की। जब हम आयोनिक रेडियाई की बात करेंगे तो साइज जो है हमारा, सपोज करो हमने यहां पे क्या किया, M+2 आयंस लिए, तो साइज जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज करते हुए चला जाएगा व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हालांकि जो साइज डिक्रीज करेगा वो बहुत स्लो होएगा। ठीक है जी, यहां पे साइज डिक्रीज करेगा वेरी स्लो, साइज डिक्रीज करेगा वेरी स्लोली। राइट, क्लियर हो गया? तो दिस इज द आयनिक रेडियाई। उसके बाद अगर हम यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? हाँ, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? हमारे मेटल्स हैं। तो मेटल्स रहेंगे तो ये क्या करेंगे? मेटेलिक प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। मेटेलिक प्रॉपर्टीज में दे शो, मतलब जो भी जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं, लस्टर्स होती है, सोलरस होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, मेलेबल होती है, डक्टाइल होती है, राइट, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है ये शो करेंगे। ठीक है, अगर हम देखें भाई जिंक, कैडमियम, मरकरी, उनके पास ये प्रॉपर्टीज जो है थोड़ी सी कम रहती हैं। मरकरी इज लिक्विड, राइट। तो और जो ग्रुप 11 वाले हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉइन एज एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और ये जो एलिमेंट्स हैं हम इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी यूज करते हैं। क्लियर हो गया? समझ आ गई ये चीज? अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है भाई बहनों? आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकालना है। सॉरी फॉर दिस थिंग। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देखा था, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में एक रेगुलर ट्रेंड आ रहा था, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, वही टेबल खोल लीजिए जो आपने बनाया था, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहे हैं? 4s सब शेल से। तो इजीली जो है इलेक्ट्रॉन जो है हमारे रिमूव होते हुए चले जाएंगे। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में कोई भी इररेगुलर ट्रेंड नहीं आएगा, राइट। बट अगर हम उसकी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी में जाएंगे तो वहां पे क्या होगा? सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में इररेगुलर ट्रेंड आएंगे। क्यों आएंगे? बिकॉज क्रोमियम में आएगा और एक कॉपर में आने वाला है। क्रोमियम में एग्जैक्टली हाफ फिल्ड था और कॉपर में जो है हमारा फुली फिल्ड आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर हमारी डेल्टा IH1 दैट इज लेस देन डेल्टा IH2 दैट इज लेस देन डेल्टा IH3। क्लियर है? तो ये जो है भैया हमारा ट्रेंड रहने वाला है। अगर आप वहां पे अपनी बुक में चेक करेंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। और अगर हम थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो वहां पे इरेगुलर ट्रेंड कहां पे आने वाला है? एक तो मैंगनीज में आएगा, दूसरा किस में आएगा? जिंक में आएगा। क्लियर हो गया? सो दीज आर द आयनाइजेशन एंथैल्पीज जो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। स्टैंडर्ड reduction potential and reducing properties। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं। समझ आया? अब रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या हुआ? रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको थोड़ा सा उल्टा कर देता हूं। यहां पे हम लोग क्या करते हैं? मेटल सॉलिड लिया, उसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? M+N एक्वस में, और N इलेक्ट्रॉन उसके लूज करा देने हैं। ठीक है जी, दिस इज द, ये क्या हो गया हमारा? इलेक्ट्रॉन हमने लूज करा दिया। अब ये जो प्रोसेस है ये ऐसे नहीं होएगा। कैसे होएगा ये पूरा प्रोसेस? यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं? पहले सॉलिड से मुझे इसे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो मेटल जो है पहले गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगी। क्लियर हुआ? उसके बाद हम लोग इसके अंत से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसकी वजह से ये M+N किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? गैसियस स्टेट में। हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन पढ़ा था, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, the most loosely bound electron from an isolated
गैसियस एटम। तो यहां पे हमने आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया एंड दिस एनर्जी इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो जब भी आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना होगा तो हमें इन सारी एंथैल्पीज को कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? इसको हमने बोल दिया डेल्टा एच रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। समझ आ गया? तो ये भैया भाइयों बहनों ये वाले फैक्टर्स का बहुत थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये ही हमें हेल्प करेंगे कि किस एलिमेंट की ये जो रिडक्शन पोटेंशियल जो हम वैल्यूज निकालते हैं, जो हमने थर्ड चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, वो वैल्यूज इन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंड करने वाली हैं। वो आपको कैसे पता लगेगा? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो अभी टेबल बनाया था उसमें, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे भी उस पे ही आएगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी हम थोड़ा सा याद कर लेंगे, 2-4 में ही आता है, इससे ज्यादा वेरिएशंस जो हैं यहाँ पे नहीं आएगा। क्लियर है? अब उसके बाद वो बोलता है, यहां पे लिख लीजिए मोर देन नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, more the negative standard reduction potential of a particular ion, greater will be its stability. More negative standard reduction potential of a particular ion, greater will be its stability. क्लियर हो गया? समझ आ गया भाइयों? जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उतना ज्यादा स्टेबल आयन बनने वाला है। अब यहां पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। आप एनसीईआरटी में जाओगे तो वहां पे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, राइट? अब क्या बोलता है वो? ध्यान दीजिएगा यहां पे। अब वो बोलता है कि भाइयों क्वेश्चन में कि Cr+2 and Mn+3 both have D4 configuration, उनकी जो है D4 configuration है, राइट? और एक रिड्यूसिंग और एक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखाता है। यहां पे क्रोमियम जो है वो रिड्यूसिंग, Cr+2 जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, और Mn+3 जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। चलिए देख लेते हैं क्यों हो रहा है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो रहा है भैया? यहां पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? कि यहां पे हमारी रिडक्शन हो रही है। अब Cr+2 ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cr+3 में, राइट? और अगर हम Mn+3 की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mn+2 में। समझ आया? ये कहानी क्लियर होगी? अब यहां पे देखिए भाइयों बहनों, अब जब हमने Cr+2 लिया तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन D4 थी, यहां पे भी बोला गया इसकी कॉन्फ़िगरेशन D4 थी। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो किस में कन्वर्ट होएगा? D3 में। यहां पे D4 से D5 में कन्वर्ट हो रहा है। लास्ट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन में, जब D3 था तो मतलब T2G लेवल जो था हाफ फिल्ड हो गया था, T2G लेवल हाफ फिल्ड हो गया था। जब वो हाफ फिल्ड हुआ तो स्टेबल हो गया, तो दैट्स व्हाई Cr+3 जो है भैया हमारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस केस में क्या हुआ? D5 पे चला गया, ये तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो गया, तो इसी वजह से स्टेबल हो गया। क्लियर हुआ? समझ आ गया भाइयों बहनों? क्लियर है? इसकी वजह से Cr+2 जो है भैया वो एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और मैंगनीज जो है क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो गया? अब एक और क्वेश्चन बोलता है कि वाई Mn+2 का Mn पे जाने पे दिस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल is more negative, why? स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। अब वो क्या हुआ यहां पे, जब यहां से मतलब Mn+2 पे जा रहा है तो दैट इज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वहां पे आप लिख दोगे कि भैया Mn+2 की जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसने पूछा कि Mn का जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव क्यों है? बिकॉज वो स्टेबल जा रहा है।
Mn+2 स्टेबल हो रहा ना, क्योंकि वहां पे क्या हुआ 4s0 3d5। अब चेक उसमें करोगे तो वहां पे आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया भी मोर नेगेटिव होएगा तो ज्यादा स्टेबल होने वाला है, वही रीजन है भाई मैंने उसका। क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन बोलता है कि E0 वैल्यू ऑफ कॉपर +2 टू कॉपर इज पॉजिटिव है। हाइड्रोजन वाला तो कोई रोड़ा ही नहीं है, मैंने अभी बताया ही नहीं कोई हाइड्रोजन से रिलेटेड। टोटल एंथैल्पी ऐड करोगे तो हाइड्रोजन ज्यादा है, स्टेबल ज्यादा होता है। नहीं मतलब वाटर में डालोगे तो ठीक है जी। अब देखो ध्यान, यहां से मैं आपको आंसर बता रहा हूं कि E0 जो है, E0 ऑफ कॉपर +2 टू कॉपर इज पॉजिटिव। अब देखो भाई बहनों क्या होएगा, हमने क्या किया, ये सारा प्रोसेस होने वाला है, यहां पे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है। अब क्या होएगा, कॉपर गए, कॉपर से हम कॉपर +2 पे, कॉपर प्लस पे गए, ये सॉलिड, ये गैसियस स्टेट था, यहां पे चले गए। अब जैसे ही ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी हुई, क्लियर है, सब्लिमेशन गए, सब्लिमेशन से एक इलेक्ट्रॉन हमने लूज कर दिया। जैसे ही हमने कॉपर प्लस को वाटर के साथ या इसका हाइड्रेशन कर दिया, तो ये किसमें कन्वर्ट होना चाहिए था, कॉपर प्लस एक्वस में। बट कॉपर प्लस की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, कॉपर प्लस की जो एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी है, दैट इज मच मच ग्रेटर देन इट्स सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर हुआ? तो मतलब जैसे ही मैंने कॉपर प्लस को पानी में मिक्स किया तो उसने इतनी सारी हीट प्रोड्यूस करी कि वो एनर्जी हमारी यूज हो गई किसमें, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को लूज कराने में। तो मतलब क्या हुआ, कॉपर प्लस जो था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर +2 में। किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर +2 में। इसी वजह से इसका जो E0 वैल्यू आया दैट इज पॉजिटिव। अगर आप बात करते हो, लेट्स से कॉपर प्लस की बात करते हैं, तो ये होता है 4s0 3d10, और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो कॉपर +2 में गया, तो यहां पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 4s0 3d9। ज्यादा स्टेबल कौन सा है, बट ये रहता है किसमें है, जितने भी आप कॉपर सल्फेट के आपने क्रिस्टल्स बनाए होंगे तो वहां पे आपने देखा था कॉपर +2 आ रहा था। वो क्यों हो रहा था, बिकॉज ऑफ इट्स हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्लियर हुआ? दैट्स व्हाई इट्स E0 वैल्यू इज पॉजिटिव। चलिए इसका रीजन लिखिए जरा। E0 वैल्यू ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव because E0 value of copper is positive because its high ionization enthalpy, because its high ionization enthalpy to convert copper to copper +2, copper to copper +2, copper to copper +2 is not balanced by its hydration enthalpy, राइट? क्लियर है, समझ आ गया? चलिए, तो ये तो रीजन। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं लो रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, जो रिएक्टिविटी है वो उसकी लो रहती है ना। आपने देखा है मेटल जो है वो रिएक्ट करती हैं। अब आयरन है, आयरन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही होती है, वो स्लो होती है, इट टुक इयर्स, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, बड़े साल लगते हैं यार उसे करने में, राइट? जल्दी सोडियम को डालना पानी में और एक आयरन को डालना, ठीक है, आपको रीजन जो है क्लियर हो जाएगा। अब रीजन क्या है वहां पे लो रिएक्टिविटी के लिए? फर्स्ट रीजन है भैया हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, फ्रीक्वेंट मेटेलिक बॉन्डिंग। फर्स्ट रीजन हो जाएगा हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड है फ्रीक्वेंट मेटेलिक बॉन्डिंग causing
हाई एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है जी, क्लियर हो गया। एंड लास्ट इज द लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो भाइयों बहनों ये 3 रीजन है जिसकी वजह से हमारी लो रिएक्टिविटी है किनकी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। अगर आप इसका एसिड के साथ रिएक्शन करते हो तो भी रिएक्शन जो है स्लो होता है एंड दे गिव हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल का लेट्स से हमने H प्लस के साथ रिएक्शन किया तो ये हमें बना के देगा M प्लस और हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? M+2 ले लीजिए लेट्स से। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है यहां से ये इवॉल्व करते हैं। समझ आ गया? नेक्स्ट वी हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। कौन कौन सी दिखाते हैं? बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। ठीक है, स्कैंडियम की बात करते हैं हम। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। स्कैंडियम के वैलेंस शेल में कितने थे? +3। अगर आप देखोगे तो ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, +3 दिखाएगा। टाइटेनियम जो है वो +3, +4 दिखा रहे हैं, +3, +4, +5, +2 भी दिखा रहे हैं, +2 भी दिखाएंगे, +2, +3, +4, +5, +6, +2, +3, +4, +5, +6 एंड +7। आयरन जो है वो +2, +3 दिखाता है, कभी कभी +4 भी दिखाता है। इन द अल्कलाइन मीडियम, हालांकि वो स्टेबल नहीं होता। इन द सॉलिड स्टेट वो सिर्फ अल्कलाइन मीडियम में ही है जो हमारा स्टेबल है, अदरवाइज +2 और +3 ही शो करते हैं। कोबाल्ट जो है +1, +2, +3, +4 दिखाते हैं। ठीक है, निकल भी जो है +1, +2, +3 और +4 शो करते हैं। कॉपर जो है वो कौन सा शो करता है? +1 और +2। जिंक जो है वो क्या दिखाता है? सिर्फ और सिर्फ +2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम यहां पे इनकी स्टेबिलिटी देख लेते हैं, कौन कौन से स्टेबल है। आप अपना वही वाला टेबल खोल लीजिए भाई बहनों। अगर आप देखोगे जिंक, स्कैंडियम में क्या है? +3, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तीनों के 3 लूज कर दिए, तो कौन सा स्टेबल हो गया भाई बहनों? +3। टाइटेनियम के केस में +4, वेनेडियम के केस में +5। अब क्रोमियम आ गया, क्रोमियम में +3, T2G लेवल हाफ फिल्ड हो रहा था, यहां पे 0 हो गया, यहां पे एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, और ये सारे के सारे लूज कर लिए इसने। आयरन के केस में +2 और +3 हमारा ज्यादा स्टेबल होता है मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड में। कोबाल्ट के केस में +1, +2 एंड +3। हमने कल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ा था, वहां पे जितने भी कंपाउंड्स आए थे वहां पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आया था उसका? +3। ठीक है, जब भी वो कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा कोबाल्ट तो वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ज्यादा स्टेबल है। निकल के केस में भी ऐसा ही रहने वाला है। कॉपर के केस में क्या होगा? +1 एंड +2। अगर वो, अब ध्यान दीजिएगा भाइयों बहनों, कॉपर के केस में अगर हमारा कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो +1 स्टेबल है। कॉपर +2 कब स्टेबल होगा? जब वो एक्वस में चला जाएगा। ठीक है, और ये जिंक था +2। अब एक क्वेश्चन आएगा यहां पे कि नेम एन एलिमेंट विच शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स। कौन से वाला जो है हमारा सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है? दैट इज मैंगनीज, राइट। अब वो पूछता है कि कोई एक ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट विच शो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सा एलिमेंट है जो भैया हमारा एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है? कौन सा एलिमेंट है? जिंक एंड स्कैंडियम। तो इसका आपका जो आंसर है भैया गलत हो जाएगा। स्कैंडियम इज द ओनली एलिमेंट, बिकॉज अभी हमने बोला ना जिंक, कैडमियम, मरकरी, दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो गलती मत करके आइएगा। सो स्कैंडियम इज द ओनली एलिमेंट जो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है? यस, बुक में आप देखोगे तो मिलेगा आपको क्वेश्चन, नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट विच शो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज स्कैंडियम। जो ये सर्कल कर रहे हैं ये स्टेबल स्टेट, ये these are the stable oxidation states।
क्लियर है? कल हमने निकल वाले भी कहे थे कंपाउंड, तो वहां पे क्या आ रही थी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी हमारी स्टेबल थी निकल के लिए। कोबाल्ट के लिए +2+3 आ गई, आयरन के लिए +2+3 आ गई, राइट? नोट इट डाउन जल्दी। ओके, अब जो क्वेश्चन है हमारा कि भैया जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों दिखाती हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों दिखाते हैं? बिकॉज देयर इज स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन Ns एंड N-1 d इलेक्ट्रॉन। तो भैया इनके बीच में स्मॉल एनर्जी गैप है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहां से यहां जंप करते रहते हैं। इसी वजह से क्या करते हैं, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है शो करते हैं। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन एलिमेंट्स के साथ, मतलब अगर हम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें, एलिमेंट्स की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो वो जनरली कोई भी एलिमेंट जो है उसके साथ शो कर सकता है, उनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है शो करा सकता है। बट अगर हम यहां पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो वो हमारी फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स शो करते हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन शो करते हैं? फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स। Why? Because they are the most electronegative elements। मतलब अगर हम यहाँ पे फ्लोरीन की बात करते हैं, मैंगनीज जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, या क्रोमियम जो है वो +6 शो करेगा। कौन से एलिमेंट्स के साथ शो करेगा? या तो उसके फ्लोराइड्स में या वो ऑक्साइड्स में, ठीक है? या तो ऑक्साइड्स में या फ्लोराइड्स में। Why? Because फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है जी? क्लियर हो गया? बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, आपने देखा होगा आयरन जो है वो FeCl2 भी बनाता है और FeCl3 भी बना देता है, ठीक है जी? क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और आता है भाइयों बहनों यहाँ पे कि अगर हम मैंगनीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मैंगनीज का? +7, तो वो सिर्फ अपने ऑक्साइड्स में या ऑक्सीफ्लोराइड्स में शो करता है। मैंगनीज जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अपने फ्लोराइड्स में नहीं शो करता, या तो वो ऑक्साइड्स में शो कर रहा है या ऑक्सीफ्लोराइड्स में शो कर रहा है। अब फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बट वो शो नहीं कर रहा। वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखा रहा है उसमें? फ्लोराइड्स में +4। बट अगर मैं इसके ऑक्साइड लेता हूं Mn2O7, तो वहां पे वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। रीजन क्या होगा इसका? इसका रीजन है फ्लोरीन जो है हालांकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बट वो क्या करेगा? सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना सकता है। यहां पे मैंगनीज जो है ऑक्सीजन के साथ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, जिसकी वजह से वो उसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज कर देता है। क्लियर हुआ? इसी वजह से ऑक्साइड्स में वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है? ऑक्सीजन सुपीरियरिटी शो कर रहा है बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद द एलिमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ये है भाइयों बहनों कि मैंगनीज जो है अगर हम उसके फ्लोराइड्स लेते हैं तो वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, बट उसके ऑक्साइड्स में वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देता है। वाई? हालांकि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब यहां पे ऑक्सीजन सुपीरियरिटी शो करता है बिकॉज ऑक्सीजन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद द एलिमेंट, इसी वजह से वो +7 शो करता है। एक और चीज का ध्यान रखिएगा भाइयों बहनों, अगर हम MnO की बात करते हैं और Mn2O7 की बात करते हैं, ठीक है? आपने पढ़ा था मैंगनीज के मतलब एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे बेसिक नेचर के होते हैं, दे आर ऑफ बेसिक नेचर, है ना? और वो क्या होता है? आयनिक नेचर के। तो मैंगनीज ऑक्साइड यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये क्या होता है भैया? हमारा आयनिक नेचर का है। यहाँ पे अगर हम निकालें तो वो +7 है, तो वो किस नेचर का होगा? कोवेलेंट, दैट इज ऑफ कोवेलेंट नेचर। क्लियर हुआ? MnO एंड Mn2O7 कोवेलेंट नेचर का है, आयोनिक नेचर का है। समझ आया? क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है भाई मैंने? ओके। अब यहां पे एक और चीज आती है कि जब हम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं वो मिडल तक मैक्सिमम है और फिर उसके बाद डिक्रीज करके एकदम से। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज मैंगनीज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
कि जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स देख रहे थे तो वहां पे सेंटर में मिडल में उसके पास सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था. व्हाई? बिकॉज इट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. क्लियर हुआ? उसके बाद अगर हम बात करें तो +2 +3 जो स्टेट है उसके अंदर जो कंपाउंड्स होंगे वो आयोनिक नेचर के होंगे. वो मैंने एग्जांपल आपको बता ही दिया है. और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले क्या होंगे भैया? हमारे कोवेलेंट नेचर के होंगे. क्लियर हुआ? अब कुछ एक कंपाउंड्स होते हैं जहां पे हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी आता है. जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता है? 0 आता है. कल हमने कोऑर्डिनेशन पढ़ा था तो वहां पे था FeCO5. यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो. आयरन का 0, NiCO4 ऑक्सीडेशन स्टेट 0. क्लियर हुआ? समझ आ गया? तो ऐसा भी कुछ रहेगा. फाइन. ओके, तो अब हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे इनके ऑक्साइड्स के बारे में. हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के जो इनके कंपाउंड्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. +1 के अगर भाई ने पूछा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कॉपर है, जो स्टेबल दिखा रहा है वहां पे कंपाउंड. अगर हम +2 की बात करें तो सारे के सारे एलिमेंट जो हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एलिमेंट्स मतलब कंपाउंड्स बना रहे हैं. और वो कौन कौन शो कर सकते हैं? कोई भी हैलाइड आप लेके आओगे, चाहे वो क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, उनमें वो अपने क्या करते हैं? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा देते हैं. +3 वाले भी शो कर देते हैं. बट जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो कहां पे मिलेंगे हमें? सिर्फ और सिर्फ फ्लोराइड्स के साथ. हैलाइड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही हमें मिलने वाले हैं जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन. अगर हम क्रोमियम की बात करेंगे +6 वो किसके साथ दिखाएगा? CrF6. बाकी रिमेनिंग जो है +3 जो है वो क्लोरीन के साथ भी दिखा देगा. क्लियर हुआ? तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे उतनी ज्यादा वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है शो करेंगे. अब एक जो क्वेश्चन है, एक जो रिएक्शन है कॉपर की अगर हम बात करते हैं, कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जब वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा. ठीक है? ऐसा भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहां पे हमें कोई भी एक एलिमेंट दिया हुआ है और उसमें बताइए कि भैया कौन से वाला एलिमेंट जो है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा, या वो कहेगा कि भैया डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखा दो जरा कॉपर की. कॉपर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एक वैसी रिएक्शन है जहां पे कॉपर प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज भी करेगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है गेन करने वाला. मतलब यहां पे यहां गए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको हमने बोल दिया ऑक्सीडेशन, और एक होता है यहां पे डिक्रीज हो गया, +1 से 0 पे चले गए. डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इसको हमने क्या बोल दिया? रिडक्शन. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, एक ही रिएक्शन में मेरा ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ. कैसे हुआ? कॉपर प्लस जो है वो स्टेबल नहीं है, वही सेम रीजन है. दोबारा से बात करते हैं. 2 कॉपर लिए बेटा मैंने, एक कॉपर प्लस था और एक और कॉपर प्लस था. ये एक जो था वो कन्वर्ट हो गया किसमें? कॉपर +2 में. अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा ना, वो जो एक इसने इलेक्ट्रॉन लूज करा वो कौन ले गया? ये ले गया. और किसमें कन्वर्ट हो गया? कॉपर में. क्लियर हुआ? दैट्स व्हाई इट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. अब उसके बाद हमने यहां पे क्या किया? ये तो कॉपर का हो गया. अब एक और चीज होती है I-. अगर हमारे पास 2Cu+2 था और उसका हमने आयोडाइड आयन के साथ रिएक्शन किया तो कॉपर क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, I- से इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्या बना के देगा? Cu2I2+I2. क्लियर है? ये रिएक्शन हो जाएगा. अब इसमें क्या हुआ? कॉपर प्लस किसमें कन्वर्ट हो गया? कॉपर प्लस में. फाइन. ये रिएक्शन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जब हम कॉपर +2 का आयोडाइड आयन के साथ रिएक्शन करते हैं, वैसे हमने क्या पढ़ा था, जितने भी हैलोजेंस हैं दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट यहां पे क्या हो रहा है? ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है. समझ आ गया? रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दोनों रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा इन्हें. समझ आया? चले आगे. चलिए अब ऑक्साइड्स की बात करते हैं. हमने ऑक्साइड्स में पढ़ा था कि वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बिकॉज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स. ठीक है जी. इनके स्ट्रक्चर आते हैं. अगर हमने MnO4- लिया, यहां पे हमने MnO4- लिया, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7, मैंगनीज था, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और O-. स्ट्रक्चर बनाने का तरीका बताया हुआ है. यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, यहाँ पे O- है तो -1 आएगा, यहाँ पे आएगा +1. सबको ऐड करोगे क्या आ जाएगा? +7.
क्लियर हुआ? ऐसे ही हमने Mn2O7 लिया, फाइन। Mn2O7 लेंगे तो यहाँ पे 2 मैंगनीज है आपके पास, यहाँ पे 2 मैंगनीज हो गए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, +6 हो गया। एक बीच में वो लगा दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, इसकी वजह से +1 आएगा, यहाँ पे +1, -2, -2, -2, +7 एंड +7। इस तरीके से जो है इनके स्ट्रक्चर जो है बनने हैं। समझ आ गया? क्लियर है? अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर। अब ध्यान से करिएगा क्योंकि पेपर में कभी कभी ये स्ट्रक्चर बनाने आ सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या आएगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में वो बोलेगा कि भैया कोई भी जो एलिमेंट है दैट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, राइट? दैट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक में क्या होगा भैया? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर करेंगे, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर करेंगे। तो अगर हमारे पास कहीं भी एलिमेंट में या D0 या D10 है तो वो वाला एलिमेंट जो है भैया हमारा डायमैग्नेटिक होगा। अदरवाइज D1 से लेके D9 तक वो सारे के सारे क्या रहने वाले हैं? पैरामैग्नेटिक रहेंगे। ठीक है, ये डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक रहने वाले हैं। D0 D10 डायमैग्नेटिक, D1 से लेके D9 हो गया भैया हमारा पैरामैग्नेटिक। अब इसके अंदर एक और चीज आएगी, अब उसका मैग्नेटिक मूवमेंट। कल वाली क्लास में भी हमने किया था। मैग्नेटिक मूवमेंट की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या आता है? न्यू इज इक्वल टू n into n+2 वेयर n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं। क्लियर है? तो भैया इसके यूनिट्स जो होंगे BM होंगे, बोर्स मैग्नेट्रॉन। ठीक है, बोहर मैग्नेट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम यहाँ पे हो जाएंगे। क्लियर हो गया? अब उसके बाद आती है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कौन बनाएंगे? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्सेस कौन बनाएंगे? कॉम्प्लेक्सेस कौन बनाने वाले हैं? वो वाले एलिमेंट्स जिनके पास नहीं, नो, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाएंगे भैया जहां पे एक तो स्मॉल साइज होगा और दूसरा क्या रहेगा? हाई चार्ज डेंसिटी। हाई चार्ज डेंसिटी, जहां पे जिन एलिमेंट्स में ये दो कंडीशन रहेंगी तो वो जो है ये वाली प्रॉपर्टीज जो है सिखानी शुरू कर देंगे। क्लियर है? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस, ये हमने पूरा कोऑर्डिनेशन पढ़ा था तो उसी के ऊपर ही बेस्ड है। उसके बाद आती है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। अब कलर्ड आयंस के बारे में डिस्कशन किया जाए तो वो क्या होंगे? अगर हमारे D0 या D10 होगा तो वो वाले क्या रहेंगे? कंपाउंड्स कलरलेस रहने वाले हैं। बट D1 से लेके D9 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या रहेंगे? हमारे कलर्ड रहने वाले हैं। ठीक है, दे विल रिमेन कलर्ड। क्लियर हो गया? फाइन, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब कलर्स वो नहीं पूछेगा, वहां पे बहुत डीप में नहीं जाएगा कि भैया इसका कलर बताओ, इसका कलर बताओ। ठीक है जी, क्लियर है? उसके बाद अब वो कलर्ड क्यों दिखा रहे हैं? बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। अब कोई भी एलिमेंट जो है यहाँ पे D1 से लेके D9, पहली चीज तो ये है कि वहां पे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होएगा तभी वो दिखाएगा कलर है या नहीं है। अगर वहां पे D0 या D10 है तो वो कलर शो नहीं करेगा। अब कलर कब शो करेगा? डी ट्रांजिशन बोलते हैं। डी ट्रांजिशन होगी, इलेक्ट्रॉन एक डी सबशेल से दूसरे सबशेल में जा रहा होगा, सॉरी एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जा रहा होगा, तब हमारे को कलर शो करेंगे। जैसा हम अब इसको सिंपल समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक T2G लेवल था, एक EG लेवल था। जब इलेक्ट्रॉन T2G से EG गया उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, जब वो वापस आएगा ग्राउंड स्टेट में तो एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। अब कलर भी सुन लो, कुछ कलर से ऐसे आते हैं, ग्रीन, क्रो, फसा, ब्लू कप में, पिंक मन, Fe+3, ब्राउन ब्राउन। तो भैया एक चीज समझ में आ गया कि Fe+3 जो है वो ब्राउन कलर का है।
ठीक है जी। और अगर हम क्रो से क्या समझ में आ रहा है, क्रोमियम है भैया Cr+3 है, फसा से आ गया Fe+2, ठीक है। ब्लू कप से आ रहा है कॉपर, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, Cr+2 जो है वो रहेगा ब्लू कलर का। पिंक मन से आ गया भैया Mn+2, ऑक्सीडेशन स्टेट्स याद रखिएगा, बाकी कलर्स आप कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे कलर पूछे नहीं जाएंगे, स्टिल मैंने आपको बता दिया है, क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में क्या चीजें आएंगी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी में भाइयों बहनों पूछा जाएगा कि बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अगर आप जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी रिएक्शन, चाहे वो ऑर्गेनिक है चाहे वो इनऑर्गेनिक है, आप उनमें देखोगे तो वहां पे हमने कुछ आयरन हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, टंगस्टन हो गया, ये वाले एलिमेंट्स रखे थे। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, राइट, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब इसका रीजन क्या है भैया, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू शो, दे हैव, दीज एलिमेंट्स हैव tendency to show variable oxidation states, variable oxidation states, right। सारे ऑलमोस्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, हमने टाइटेनियम भी यूज किया था, वेनेडियम भी यूज किया है, क्रोमियम भी यूज किया है, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर तक यूज किया है हमने एलिमेंट्स में, है ना। कॉपर के लिए हमने डिहाइड्रोजनेशन वाला रिएक्शन जो है किया था, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे, बिकॉज मेन रीजन है दिस इज, दे हैव द टेंडेंसी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, क्लियर हो गया। जैसे हमने Fe+3 लिया, Fe+3 के लिए आयोडाइड आयन के लिए हमने किया, तो वो वापस क्या होता है, फिर से Fe+2 में कन्वर्ट हो जाता है। दो बार इसने ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज किया, और वो क्या करेगा, जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसे डिक्रीज कर देगा। नेक्स्ट वी हैव फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हमारे कैसे बनते हैं, इसको समझिएगा। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में क्या हुआ, मतलब इंटरस्टिसेस, जो खाली जगह थी उसके अंदर हमने क्या किया, स्मॉल साइज के एटम्स भर दिए, ठीक है। स्मॉल साइज एटम्स कौन से थे, जैसे कि हो गया भैया यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दिया, ठीक है, कार्बन डाल दिया, बोरोन डाल दिया, राइट। स्मॉल साइज के एटम्स को हमने इनके जो बीच में एम्प्टी स्पेसेस थे, जो वॉइड्स थे, उसके अंदर भर दिए, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं एनहांस हो जाती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज जो हैं भैया एनहांस हो जाएंगी, ना वो कंपाउंड आयनिक होते हैं नोर कोवेलेंट, और ना ही वो हमारे स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्या हुए कि भैया जो रेशियो था हमारा एलिमेंट्स का, जैसे हमने NaCl की बात करें तो वहां पे एक रेशियो होता है 1:1 वो रेशियो जो है मेंटेन्ड यहां पे इन कंपाउंड्स में नहीं होता है, ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में। जैसे कि हमने कंपाउंड लिया Fe3H, VH 0.56, ठीक है जी, क्लियर हुआ। Fe 0.94, Fe 0.94O, तो इनमें क्या है, कोई रेशियो जो है मेंटेन्ड नहीं है, इसी वजह से नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं, नाइदर आयनिक नॉर कोवेलेंट, बट इनकी प्रॉपर्टीज जो है एनहांस हो जाती हैं। आपने देखा होगा कटिंग टूल्स आते हैं, है ना, वो कटिंग टूल जो आपने कटर लेके आते हो, जैसे पाइप भी आप काट देते हो, वो वाला जो है वो किससे बनता है, उसके अंदर कार्बाइड्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर कार्बन का एडिशन किया होता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रांग हो जाता है आयरन, और उसकी वजह से वो कटिंग टूल में यूज हो जाता है। तो दीज आर द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ अलॉयज। अब अलॉय कौन बनाते हैं, उसके लिए भी 2-3 कंडीशन है। अलॉय जो होता है भैया वो हमारा क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है एलिमेंट्स का, जहां पे देयर इज 20 to 30% साइज डिफरेंस होता है। इससे ज्यादा वाले जो हैं हमारे अलॉयज नहीं बनाते हैं, ठीक है, 20 to 30% ही रहता है, जिसको अब अलॉय क्यों बनाए जाते हैं, ताकि उनकी प्रॉपर्टीज को जो है हम लोग एनहांस कर सकें, राइट। ब्रॉन्ज का आपने देखा स्टैचूज बनाने में, कॉइन्स बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, अलग अलग चीजों में हम लोग यूज करते हैं, क्लियर हो गया। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू प्योर मेटल, और इनके जो रेजिस्टेंस
पावर है वो भी ज्यादा होती है, मतलब करोजन नहीं होता है हमारा यहाँ पे। क्लियर हो गया जी? तो ये थी हमारे प्रॉपर्टीज। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इनके ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो मेटल आयंस के बारे में, ऑक्सो मेटल आयंस के बारे में, ठीक है, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो मेटल आयंस के बारे में। यहां पे मेनली हम लोग दो चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, एक KMnO4 के बारे में बात करेंगे और दूसरा जो है K2Cr2O7 के बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। अभी यहाँ पे मैं KMnO4 की जो प्रिपरेशन है उस या K2Cr2O7 की जो प्रिपरेशन है वो चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, वो आप लोग जाके NCERT में या किसी भी बुक से जो है इजीली कर सकते हो, क्योंकि प्रिपरेशन के प्रोसेसेस हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको आने चाहिए, ठीक है। जनरली इस टॉपिक में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। 3 पेज है आपको एनसीईआरटी में देखोगे तो K2Cr2O7 और KMnO4 इन टॉपिक से 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो बड़े ध्यान से करिएगा भैया KMnO4 की जो प्रिपरेशंस हैं। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज में इनकी रिएक्शन किस तरीके से हम कंप्लीट करते हैं उनको हम लोग देखेंगे, राइट। चलिए तो प्रॉपर्टीज पे आते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टीज में पहली जो है दैट इज द फिजिकल स्टेट। ये ऑरेंज रेड क्रिस्टल होते हैं विच मेल्ट्स एट 669 केल्विन and it is moderately soluble in cold water but and freely soluble in hot water। क्लियर हुआ? अब इसका हमने क्या किया, इसको हीट किया, लेट्स से K2Cr2O7, हम K2Cr2O7 पहले कर रहे हैं। K2Cr2O7 को मैंने यहाँ पे हीट कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट होगा, पोटेशियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, K2CrO4 में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में वाटर। K2CrO4 प्लस 2Cr2O3 प्लस 3O2, ये हो गया भैया, हमने इसे हीट कर दिया। अब हमने क्या किया, इसका एक्शन विद एल्कली किया, K2Cr2O7 प्लस KOH। जब हमने इसके साथ रिएक्शन किया तो ये बना दिया K2CrO4 प्लस वाटर, पोटेशियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो गया। अगर मैंने इसका रिएक्शन जो है एसिड के साथ रिएक्शन कर दिया, K2Cr2O4 का H2SO4 के साथ वापस रिएक्शन किया तो ये वापस हमें क्या दे देगा, K2Cr2O7 प्लस K2SO4 प्लस वाटर। राइट, क्लियर हो गया? तो इसकी मतलब प्यूरिफिकेशन में भी यूज कर सकते हो। आपने बेस के साथ रिएक्शन किया तो ये दे दिया, एसिड के साथ किया तो वापस हमें K2Cr2O7 जो है हमें मिल जाएगा। क्लियर हुआ? और अब हम इनकी रिएक्शन करेंगे। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने इसका रिएक्शन किया तो क्या क्या देगा ये, K2Cr2O7 का अगर हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन कर दिया तो इट विल गिव अस K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस वाटर एंड H2, सॉरी वाटर एंड O2। ठीक है, बैलेंस कर लीजिएगा इन रिएक्शंस को। रिएक्शन जो है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज जो हैं दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उन चीजों का ही अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, वही मेजर रिएक्शंस हैं। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है उस रिएक्शंस को याद करने में। आप लोगों के साथ भी ऐसे ही हो रहा होगा। तो हम लोग करते हैं, मॉलिक्यूलर इक्वेशन में लिख दे रहा हूं और यहाँ पे आयनिक इक्वेशन भी लिख दे रहा हूं। तो हम आयनिक इक्वेशन पे बात करेंगे। मॉलिक्यूलर इक्वेशन जो है हमने क्या किया, K2Cr2O7 लिया, उसका H2SO4 के साथ रिएक्शन कर दिया तो इट विल गिव अस K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस वाटर एंड 3O। ये रिएक्शन हमें गिवन होगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 4H2SO4 आ जाएगा एंड 4H2। ये बैलेंस इक्वेशन हो गया मेरा। ठीक है, दिस इज द मॉलिक्यूलर इक्वेशन। अब हम इसका आयनिक इक्वेशन लिख लेते हैं।
आयनिक इक्वेशन में क्या होगा, Cr2O7 minus 2 plus H plus, this will give us Cr plus 3 and water and nascent oxygen. क्लियर हो गया जी, ये हमें देगा मॉलिक्यूलर इक्वेशन। इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। मॉलिक्यूलर इक्वेशन में ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से निकल आएगा। अब भाइयों बहनों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब जब हमने K2Cr2 ये Cr2O7 minus 2 लिया, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है +3। जब हम +7 से +3 जाते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो, सॉरी +6 आएगा यहाँ पे, +6 से +3 जाते हैं तो +3 इलेक्ट्रॉन जो है उसने गेन करने हैं। बट यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे 1 क्रोमियम है, तो 1 क्रोमियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन कितने करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन करेंगे। यहाँ पे हम 6 लिख देते हैं। यहाँ पे 2 क्रोमियम हो गए, यहाँ पे 2 क्रोमियम हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं अपने पास, 7। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, 7H2O ऐड करेंगे, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितने आ गए यहाँ पे 14, तो हम यहाँ पे 14H+ कर देंगे। तो ये जो थी भैया हमारी ये एक आयनिक इक्वेशन मिल गई हमें। दिस इज द आयनिक इक्वेशन, राइट। अब आयनिक इक्वेशन में मतलब क्या कर रहे हैं, K2Cr2O7 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज वही दिखाएगा जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिखाता है। अगर आप इसका कार्बन के साथ ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या करेगा, कार्बन को करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होएगा, राइट। अगर आप आयोडाइड को करते हो आयोडाइड आयन के साथ तो ये किस में कन्वर्ट करता है, इसे आयोडीन में। सिर्फ चलिए अब देखो भाइयों, आपको करना क्या है, ये इट ऑक्सीडाइज आयोडाइड्स टू आयोडीन, ये हमने किया। तो मतलब क्या हुआ भैया, I- जो था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, I2 में। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इसे बैलेंस किया, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 था, यहाँ पे 0 था। अब -1 से 0 पे जाना तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेने। क्लियर हो गया। अब ये वाली इक्वेशन एज इट इज लिख देनी है, Cr2O7 - 2 + 14H+ + 6 इलेक्ट्रॉन, दिस विल गिव अस 2Cr + 3 + 7H2O। अब इस इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 है, तो इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे, तो इट विल बिकम 6i- प्लस Cr2O7 - 2 + 14H प्लस ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, दिस विल गिव अस 3i2 + 2Cr + 3 + 7H2O। बैलेंस इक्वेशन हो गया। क्लियर हुआ। अब दूसरा वो बोलता है कि फेरस सॉल्ट को फेरिक सॉल्ट, फेरस सॉल्ट को फेरिक सॉल्ट में कन्वर्ट करता है, फेरस टू फेरिक सॉल्ट। मतलब Fe+2 जो था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe+3 में। कैसे कन्वर्ट हुआ, Fe+2 से Fe+3 बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। ऊपर वाला इक्वेशन सेम रहेगा, Cr2O7 - 2 + 14H+ + 6 इलेक्ट्रॉन, दिस विल गिव अस 2Cr + 3 + 7H2O। कर दो, इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करो ताकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए, तो इट विल बिकम 6Fe+2 + Cr2O7 - 2 + 14H + 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, दिस विल गिव अस 6Fe + 3 + 2Cr + 3 + 7H2O। हो गई बैलेंस। अब एक चीज बताता हूं भाई बहनों, अगर आप एक इक्वेशन भूल जाते हो, अब जी जो हमने लिखा Cr2O7 - 2 वाली जो इक्वेशन है, या भूल जाते हो लेट्स से, तो एक सिंपल सी कहानी याद रखिएगा। अगर मेरे पास Cr2O7 - 2 है, बस इतनी सी चीज याद रखिएगा कि ये ऑक्सीडाइज होके क्या बना के देगा, Cr+3 बना के देगा। इतना तो याद कर सकते हो यार। अब देखो यहां पे क्या करना है, इसका +6 था, इसका +3 था, यहां पे 2 क्रोमियम थे, यहां पे 2 क्रोमियम लिख दिया। अब यहां +6 से +3 जाने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन। एक एटम के लिए 3 चाहिए थे, तो 2 एटम के लिए कितने चाहिए होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन है 7, यहाँ पे 7H2O ऐड कर दो ताकि हम ऑक्सीजन बैलेंस कर सके। यहाँ पे कितने हो गए 14H+, तो ये 14H+ बन गया।
तो यही इक्वेशन थी भाइयों बहनों। अगर आप भूल भी जाओ तो ये याद रखिएगा, Cr2O7 से 2Cr+3 बनेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज H2S को हम सल्फर में कन्वर्ट करेंगे। H2S जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू सल्फर। ये एक ऐसा इकलौता सल्फाइड है जो हमारा सल्फर में कन्वर्ट करता है। तो एक बार ट्राई करके देखिए, H2S टू सल्फर, यहां पे क्या होएगा, H2S था दैट इज कन्वर्टेड इनटू S, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 था, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 0 हो गया, तो मतलब इट हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पे 2 हाइड्रोजन थे तो यहां पे 2H प्लस कर दीजिए। क्लियर हो गया? ये इक्वेशन थी हमारे पास, Cr2O7 -2 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू 2Cr+3 प्लस 7H2O। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इट विल बिकम 3H2S प्लस Cr2O7 -2 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 3S प्लस 6H प्लस 2Cr+3 प्लस 7H2O। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 14 है, उठा के इधर ले आओ, 8 रह जाएंगे, तो 3H2S प्लस Cr2O7 -2 प्लस 8 प्लस 8H प्लस 3S प्लस 2Cr+3 प्लस 7H2O। दैट्स इट, ये इक्वेशन आ जाएगी भैया। नेक्स्ट है सल्फाइड्स टू सल्फेट्स। मतलब क्या हुआ, SO3 -2 था वो कन्वर्ट हो गया SO4 -2 में। इसको ध्यान से करिएगा भाइयों बहनों, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहां पे +6 है, इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, राइट। अभी ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 3, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए हम H2O ऐड कर देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 2H प्लस। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं Cr2O7 -2 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू 2Cr+3 प्लस 7H2O। यहां पे इसे कर देते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या आएगा 3H2O प्लस 3SO3 -2 प्लस Cr2O7 -2 प्लस 14H प्लस, which will give us 3SO4 -2 plus 6H plus 2Cr+3 plus 7H2O। अब भैया जो रह गई बाकी चीजें माइनस प्लस करते हैं हम। यहाँ पे 3H2O है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे चले जाएंगे वो 4 हो जाएंगे। ये 3SO3 एज इट इज आ गया प्लस Cr2O7 -2 एज इट इज आ गया, यहाँ पे 14H प्लस थे, यहाँ पे 6 थे, उठा के इधर ले आए 8H प्लस, दिस विल गिव अस 3SO4 -2 प्लस 2Cr+3 प्लस 4H2O। This will be the reaction. Clear है? This is the balanced equation. ऐसे ही हमारे पास क्या आएगा, आप इसे ट्राई कर सकते हो। SO2 जो है भैया वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H2SO4 में। क्लियर है? और हैलोजन एसिड टू हैलोजन, HCl जो था वो, या आप सिंपली लिख सकते हो SO2 जो था वो SO4 -2 में कन्वर्ट हो गया, Cl- था वो क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद Sn+2 जो था वो Sn+4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारी की सारी आप रिएक्शन एज इट इज कर सकते हो, आपकी सारी की सारी रिएक्शन जो है निकल जाएंगी। क्लियर हो गया? सो दीज आर द रिएक्शन जो हमारी ऑक्सीडाइजिंग नेचर वाली रिएक्शन रहती है। ठीक है, और एक और चीज आप लिख सकते हो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज में, सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, इट रिड्यूसेस H2O2। H2O2 को क्या करता है भैया, रिड्यूस कर देता है इन वाटर। ठीक है, और एक हमारा कंपाउंड बनता है CrO5। क्या बनेगा भैया, CrO5, जिसको हम बोलते हैं क्रोमिक परऑक्साइड या क्रोमियम परऑक्साइड। CrO5 क्रोमियम परऑक्साइड, CrO5 बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका।
ठीक है जी। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन। अब यहां पे इसे देखते हैं स्ट्रक्चर्स कैसे बनने वाले हैं। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर पूछिए। यस, अब स्ट्रक्चर हो सकता है वो स्ट्रक्चर पूछ ले आपसे। अभी यहाँ पे हमें दिया गया CrO4-2 का स्ट्रक्चर कि भैया स्ट्रक्चर बना के दिखा दो। यहाँ पे इसको निकालोगे तो +6 आता है, तो Cr डबल बॉन्ड O, तो ये बन जाएगा हमारा क्रोमेट आयन का। अब डाइक्रोमेट के लिए करेंगे, क्रोमेट आयन क्या होता है? Cr2O7-2 डाइक्रोमेट, तो क्रोमियम O Cr डबल बॉन्ड O 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 डबल बॉन्ड O। दिस इज द डाइक्रोमेट आयन। क्लियर है? नाम क्या रखना? दिस इज द डाइक्रोमेट आयन और ये हो जाएगा हमारा क्रोमेट आयन CrO4-2। फाइन। अब इसका एक और भाई है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी भी प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है, राइट। ये भी ऐसी ही प्रॉपर्टीज दिखाता है, ठीक है जी। अभी क्या करेंगे, पहले एक्शन ऑफ हीट देखते हैं। एक्शन ऑफ हीट इसमें क्या आने वाला है, KMnO4, इसको हमने किया तो ये आ जाएगा K2MnO4, राइट। K2MnO4 और MnO2+O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द एक्शन ऑफ हीट। उसके बाद हमें दिया गया इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है वो दो अलग अलग तरीकों से दिखाता है। एक ये दिखाता है न्यूट्रल में और एक दिखाएगा एल्कलाइन में। तो जब वो न्यूट्रल सोल्यूशन में कर रहा है, तीनों अलग अलग रहेंगे, एसिडिक भी है, बेसिक भी है और तीसरा क्या है हमारा, न्यूट्रल रहेगा। तो एक एक करके हम लोग करेंगे। पहले न्यूट्रल सोल्यूशन की हम लोग बात करते हैं। अब न्यूट्रल सोल्यूशन में क्या करेगा, आपको रिएक्शन थोड़ी सी याद रखनी है भाई। न्यूट्रल सोल्यूशन में क्या करेगा, MnO4- था, वो किस में कन्वर्ट होएगा, MnO2 में होएगा। इतनी सी चीज याद रख सकते हो भाई बहनों, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी सी चीज याद रखनी है। यहां पे इसका +7 है, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे क्या आएगा, रिएक्शन ऑफ हीट की वजह से। नहीं सर, न्यूट्रल सोल्यूशन में इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनिक में याद हो, हमने यही दो चीजें याद करी थी, KMnO4, जहां पे कुछ नहीं होता तो भैया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो, रिड्यूस करना है, ऑक्सीडाइज करना तो KMnO4 डाल दो। अब ये MnO4- हुआ, यहाँ पे +7 था, यहाँ पे +4 आ गया। कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे +7 से +4 जाने के लिए इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे, गेन करे, सॉरी। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। राइट साइड पे कितने ऑक्सीजन है, 2, तो 2H2O ऐड कर देते हैं। यहाँ पे कितने हो गए, 4, तो यहाँ पे 4H+ कर दिया। दिस इज द आयनिक इक्वेशन, समझ आ रहा है। अब ये क्या करेगा, मैंगनीज 2 को या सोडियम थायोसल्फेट को सोडियम सल्फेट में करेगा, मैंगनीज 2 को MnO2 में कन्वर्ट कर देगा, या H2S को, पहले हम सिंपल वाला लेते हैं, H2S को सल्फर में कन्वर्ट करते हैं। H2S2 सल्फर करता है। यहाँ पे कितना था, -2 था, यहाँ पे क्या हो गया, 0। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे इसने, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया। यहाँ पे 2H+ था तो 2H+ यहाँ लगा दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे इसको हम 4H+ यहाँ लिख देते हैं, क्लियर है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है, तो इसको इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर दो भैया 3 से। करो जरा सॉल्व, क्या आ रहा है। MnO4- 2MnO4- प्लस 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8H+ प्लस
3H2S, this will give us 2MnO2 plus 4H2O plus 3 sulfur plus 6H plus। यहाँ पे 8 थे, यहाँ पे 6 थे, उसे उठा के इधर ले आओ, तो 2MnO4 माइनस प्लस 2H plus 3H2S, this will give us 2MnO2 plus 4H2O plus 3 sulfur। बैलेंस हो गई इक्वेशन। क्लियर है? अब वो सपोज करो वहां पे वो बोल देता है कि भैया एसिडिक मीडियम आ रहा है, हमें तो बेस चाहिए यहाँ पे, तो सिंपली करना क्या है, कितने H प्लस है यहाँ पे, 2H प्लस है, ऐड कर देना, ऐड 2OH नेगेटिव आयंस टू बोथ साइड्स, दोनों साइड पे OH नेगेटिव आयन ऐड कर दो, क्या बन जाएगा 2MnO4 माइनस ये OH और H मिलके 2H2O बना देंगे प्लस 3H2S, दिस विल गिव अस 2MnO2 प्लस 4H2O प्लस 3S प्लस 2OH माइनस, यहाँ पे 2H2O थे, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे 4 थे तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ये आपको इक्वेशन मिल गया। क्लियर है? समझ आ गया? अब ऐसा ही रिएक्शन आने वाला है, ये तो हो गए, इसके अंदर आप Mn+2 को Mn+4 में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे ही रिएक्शंस हैं, करने का तरीका वही है भाइयों बहनों, कोई नया तरीका यहाँ पे हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये किसमें हो गया हमारा, जब हम न्यूट्रल सोल्यूशन ले रहे थे। अब हम बात करने वाले हैं इसका एल्कलाइन सोल्यूशन में। ठीक है जी, एल्कलाइन सोल्यूशन में अगर हम इसे लेते हैं तो सेम चीज होने वाली है, क्या होने वाला है, MnO4 किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnO2 में कन्वर्ट होएगा। क्लियर हुआ? MnO2 में ही जो है हमारा कन्वर्ट होएगा। अब आपको करना क्या है, जब हम इसे एसिडिक मीडियम में ले रहे हैं तो आपको थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। अब एसिडिक मीडियम में आ जाइए जरा, सेम ही होगा बेटा। एसिडिक मीडियम में आते हैं तो ये MnO4 माइनस जो है भैया किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+2 में। इतना सा याद रख सकते हो? हाँ जी, रख सकते हो। अब यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 था, यहां पे +2 हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे इसने, 5। यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4, यहां पे 4H2O ऐड कर दीजिएगा, यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, 8, तो यहां पे 8H+ हो जाएगा। क्लियर हो गया? दिस इज द रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। अब हम लोग यहाँ पे इसने पहले दिया गया है, जब हम इसे एसिडिक मीडियम में करते हैं, फेरस सॉल्ट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, फेरिक सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये गया यहाँ पे, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसे इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5Fe प्लस 2, दिस विल गिव अस Mn+2 प्लस 4H2O प्लस 5Fe प्लस 3, ये मिल जाएगा हमें। क्लियर हो गया? अब इसके बाद कुछ और रिएक्शन है, SO2 जो है भैया वो H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है, या यू कैन राइट सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? आर्सेनाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू आर्सेनाइड्स, AsO3-2 is converted into AsO4-2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, Ki जो है या I- जो है वो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और चीज का याद रखिएगा, I2 प्लस H2O होएगा तो भैया वो HiO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? H2O2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में। भैया ये सारी रिएक्शन जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इन्हें घर जाके वापस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सेम सिमिलर मेथड रहेगा, आपको कोई नई चीज नहीं आने वाली है, बस आपको तरीका समझना था ये वाली इक्वेशन कैसे बनी और ये वाली कैसे बैलेंस करनी है। ठीक है, ये हमने वैसे रिडॉक्स रिएक्शंस में भी किए थे रिएक्शन। क्लियर है? यस, फाइन। तो इसके स्ट्रक्चर है मैंगनेट आयन के, आप कर सकते हो, MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर्स जो है हम लोग
कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्स का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा है ना ध्यान से बना लीजिएगा, बन जाएंगे वापस। फाइन, अभी हम शुरू करने वाले हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, ध्यान से देखिएगा भाई बहनों। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दीज आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में से भैया हमने निकाले गए हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो वहां पे हमने ग्रुप 3 था, ग्रुप 3 के मेंबर्स थे, वहां पे आप देखोगे 57 से 71 एंड 89 से 103 तक हमने निकाला था। ठीक है, 14 एलिमेंट की 2 सीरीज निकाली है। वन इज द लेंथेनॉइड, दूसरी है हमारी एक्टेनॉइड। लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड। मेन फ्रेम ऑफ बॉडी में इन्हें जगह नहीं मिली तो नीचे लगा दिया इन्हें, लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड, जिसे हम LA एंड AC से जो है जनरली डिनोट करते हैं। ठीक है, जो पहला एलिमेंट है दैट इज CE से लेके 71 ल्यूटेशियम तक जाते हैं और 90 थोरियम से हम जाते हैं लॉरेंशियम तक। क्लियर हो गया? 14 एलिमेंट की जो है ये सीरीज हैं और इसके अंदर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? एंटी पेनल्टीमेट शेल की फिलिंग होती है। एंटी पेनल्टीमेट शेल की फिलिंग होती है, समझ आ गया? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमारी एंटी पेनल्टीमेट का मतलब क्या हो गया? N-2 F शेल की फिलिंग होती है। पहले हमने पढ़ा था पेनल्टीमेट की होती है। पेनल्टीमेट का मतलब क्या था? N-1 शेल की फिलिंग हो रही थी, राइट? N-1 D की हो रही थी फिलिंग। क्लियर हुआ? अब हम इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगर हम बात करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वो क्या आती है इसकी? N-NS2 N-1 D0 to 1 N-2 F0 to 14। तो ये रहेगी। N की वैल्यू जो है 6 एंड 7 रहती है, राइट? लेंथेनॉइड को हम 4F सीरीज बोलते हैं, इसे 5F सीरीज बोलते हैं। N = 6 एंड 7 रहेगी। क्लियर है? फाइन, ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करते हैं तो अगर हम लेंथेनॉइड्स की बात करते हैं, लेंथेनॉइड का अभी हमने बोला कि ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स थे। दीज आर द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 3, राइट? अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो वो थर्ड ग्रुप से हमने निकाले गए हैं। तो इनका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए? +3। क्लियर है? ये इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब इसके साथ में ये +2 भी दिखाता है और +4 भी दिखाता है। ठीक है, वो +2 और +4 भी दिखाने लगे। अब +2 और +4 कब दिखाएंगे? जब ज्यादा स्टेबल हो रहा होगा। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि वह कब हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैं वो अलग अलग दिखा रहे थे। क्यों दिखा रहे थे? बिकॉज यहाँ पे वो स्टेबल हो रहे थे, या तो वो +2 में हो रहा है या +4 में हो रहे हैं। कब कब होएगा? या तो F0 हो रहा हो, या F7 हो रहा हो, या F14 हो रहा हो। तब इन तीन चीजों में ये +2 और +4 ऑक्सीडेशन जो है शो करेंगे। क्लियर हो गया? अब इसके अंदर से भी ये क्वेश्चन आता है। अब अगर कोई F0 दिखा रहा है, मतलब सॉरी, अगर कोई एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, मैंने बोला कि भैया इसकी जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है या जो इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3, बट वो कभी कभी +2 दिखा रहा है और कभी कभी क्या दिखा रहा है? +4 दिखा रहा है। +2 से, अब +2 स्टेबल नहीं है, +2 से कहां पे जाएगा वो? +3। +2 से +3 जाएगा बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, राइट? क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो भैया वो क्या करेगा? एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। अगर कोई एलिमेंट M+2 स्टेट में है, अगर वो बोलता है कि भैया कोई भी एलिमेंट का नाम लेता है, लेट्स से वो EU2+ बोलता है या YB2+ बोलता है,
तो वो बोलता है कि भैया ये वाई दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्यों है? सर तो आपने मतलब +3 स्टेबल है, +3 इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 और +4 भी शो करते हैं। +2 और +4 कब शो कर रहे हैं? या तो F0 हो रहा हो, या F7 हो रहा हो, या F14 हो रहा होगा। क्लियर हुआ? अब अगर +2 दिखा रहा है तो वो स्टेबल नहीं होएगा, +2 से +3 जा रहा होगा। क्यों सर स्टेबल क्यों होगा? क्योंकि +2 और +4 तो तब शो करेगा ना। +2 +3 वो शो कर रहा है, वो कब शो कर रहा है? F0, F7, F14। अब वो क्वेश्चन क्या बोलता है कि EU +2 जो है या YB +2 है, दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। वाई? क्योंकि वो +2 में ज्यादा देर नहीं रहेगा, उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3, तो वो +2 से +3 में मूव कर जाएगा। फिर बट +2 और +4 तो तब शो कर रहा है ना। ठीक है, +3 पे उसे मूव करना ही करना है, +2 पे रहेगा नहीं। तो +2 वाला है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किसमें चला जाएगा? अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहां पे भी वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में मूव करेंगे। क्लियर हो गया? अब ऐसे ही कोई कंपाउंड +4 स्टेट में था तो वो फिर से किसमें जाएगा? +3 में। यहां पे क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन है तो भैया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्लियर हो गया? जैसे कि Ce+4 एंड Tb+4, नाम याद रखिएगा भैया इनके, Ce+4 एंड Tb+4, ये कहां पे चले जाएंगे? हमारे F0 या F7 होने की वजह से ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे, एंड दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि ये +4 से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे। राइट? तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वहां पे पूछा जाता है। अब उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बहुत सारी जो है चेंजेस आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज में, बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे यहां पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? ठीक है जी, व्हाट डू यू मीन बाय लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ सीरीज, है ना, तो उस केस में क्या होगा? साइज जो है बहुत धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो फिलिंग हो रही है वो किसकी हो रही है? एफ सब शेल की हो रही है। एफ सब शेल हैज पुअर शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से साइज जो है भैया वो बहुत धीरे 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 डिक्रीज करते हुए चला जाएगा। क्लियर हो गया? समझ आया? दिस इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और इसकी वजह से अगर आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स को देखेंगे, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, second and third transition series have almost similar atomic and ionic radii, similar atomic and ionic radii। क्यों भैया? Because of लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? जब आप देखोगे Zr से HF की तरफ जाओगे तो जिरकोनियम और हफनियम के जो एटॉमिक रेडियाई हैं दे आर नियरली सेम। व्हाई? बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इसके बीच में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आए, एफ ब्लॉक की फिलिंग हुई तो वहां पे क्या हुआ? एफ सब शेल हैज पुअर शील्डिंग इफेक्ट, साइज बहुत धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। इसकी वजह से जिरकोनियम एंड हफनियम हैव ऑलमोस्ट सिमिलर रेडियाई, चाहे वो आयनिक की बात करें चाहे हम लोग एटॉमिक रेडियाई की बात करें। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं बढ़ते हैं। ठीक है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइज जो है वो बहुत स्लोली डिक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो साइजेस होंगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। क्लियर हो गया?
अब उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके, कहाँ पे हेल्प करता है, सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड में हेल्प करता है। ठीक है, दिस इज द वन जिसकी वजह से हम लोग लेंथेनॉइड्स मतलब इन एलिमेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। उनके वेरिएशन इन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर जो है भैया वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, सिमिलर एटॉमिक मतलब एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई होते हैं सेकेंड एंड थर्ड सीरीज के बारे में। उसके बाद उनके वेरिएशन इन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसके अंदर बहुत छोटा डिफरेंस आता है, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू रेडियाई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है जी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी जो है हमारी इंक्रीज करती हैं, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनकी हार्डनेस वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। क्लियर हो गया। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। दीज आर मेटल्स, अपीयरेंस में कैसे रहती हैं, जैसी मेटल्स दिखती हैं सिल्वरी व्हाइट कलर की होती हैं। और अगर हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करें, ध्यान से सुनिए भाई बहनों, जो इसकी रिएक्टिविटी है दैट इज सिमिलर टू कैल्शियम। लेंथेनॉइड्स की जो रिएक्टिविटी है दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ कैल्शियम। फर्स्ट आयनाइजेशन, जो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज हैं दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैल्शियम जैसी दिखाता है, मतलब रिएक्टिविटी कैल्शियम जैसी दिखाता है। बट अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज वो कैसी दिखाते हैं, एल्यूमिनियम जैसी, क्योंकि एल्यूमिनियम का भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और इन सब एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। राइट, क्लियर हुआ। मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करें तो ये 1000 लेके 1200 केल्विन के बीच में रहता है। इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टिविटी, ये सारी की सारी मेटल्स हैं तो वो टिपिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। कलर्ड आयंस कौन से होंगे, जब कलर्ड आयंस की बात आएगी तो वहां पे हमारे पास अगर F0 या F14 होगा तो वो कलर शो नहीं करेंगे, अदरवाइज F1 से लेके F13 तक रहेंगे तो वो कलर जो है शो करेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद रिड्यूसिंग नेचर की बात करते हैं। दे आर क्वाइट रिएक्टिव और इनका जो E0 वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, वो -2.2 से लेके 2.4 के बीच में रहता है। रिएक्टिव नेचर, फर्स्ट में मेंबर्स आर वेरी रिएक्टिव एंड बिहेव लाइक कैल्शियम, जैसा मैंने बोला अल्कलाइन अर्थ मेटल जैसी इसकी रिएक्टिविटी होती है। और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते रहते हैं रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, दे हैव वेरी लिटिल टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। क्यों बनाते हैं, क्योंकि साइजेस जो हैं इनके बड़े हो जाते हैं, लार्ज साइजेस की वजह से। मैग्नेटिक नेचर दिखाते हैं, जहां पे पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वहां पे वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। जहां पे F0 F14 हो जाएगा वहां पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करेंगे। राइट, अब एक चीज जो है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज यूजेस ऑफ लेंथेनॉइड। ये क्वेश्चन जो है जनरली पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों बहनों। और इसका एक है मिश मेटल, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट यूज है विच इज मिश मेटल। मिश मेटल क्या होता है, इट इज अ अलॉय, मिश मेटल इज अ अलॉय जिसके अंदर 95% जो है भैया हमारा लेंथेनॉइड रहेंगे और जो 5% है वो हमारा क्या क्या रहेगा, आयरन हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, या ऐसे एलिमेंट्स रहेंगे। और ये किस किस चीज में यूज होते हैं, ठीक है, जेट इंजन्स बनाने में यूज होते हैं, ठीक है, आर्मर्स बनाने में, लाइट वेट आर्मर्स बनाने में यूज होते हैं। क्लियर हो गया जी। बाकी कुछ जो है ये कंपाउंड्स हमारे लेंथेनॉइड्स के एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, नायोडीमियम 95% है। नायोडीमियम एंड प्रेसोडीमियम ऑक्साइड्स आर मेकिंग कलर्ड ग्लासेस फॉर गॉगल्स, जो आप लोग शेड्स पहनते हो उसके वो जो है ग्लासेस बनाने में हमें हेल्प करते हैं। कौन, नायोडीमियम एंड प्रेसोडीमियम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स वापस छोटा सा ही है ये, इसके अंदर 2-4 ही क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ पे नहीं आएंगे। इन एलिमेंट्स को जो हमारे एक्टिनॉइड्स हैं बियॉन्ड यूरेनियम, इनको हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, बियॉन्ड यूरेनियम हम इन्हें क्या बोलते हैं, ट्रांस
यूरेनिक बोलते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर एंड मैन मेड है, सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ भी नहीं पाए क्योंकि ये नैनोग्राम क्वांटिटीज में बन रही थी और इनकी जो हाफ लाइफ है वो बहुत छोटी है। ठीक है, इनकी जो हाफ लाइफ है वो बहुत छोटी है, तो इसी वजह से हम लोग इन्हें ज्यादा नहीं पढ़ने वाले। क्लियर हो गया। अब इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वही सेम रहेगी जो हमारी लेंथेनॉइड्स वाली थी, एक्टेनॉइड्स वाली हो जाएगी, बस n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 7 हो जाएगी। फाइन। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करते हैं हम। ऑक्सीडेशन स्टेट्स में क्या आने वाला है यहाँ पे, they show large number of oxidation state, variable oxidation state, or you can say they show large number of oxidation states। अभी large number of oxidation states क्यों दिखाते हैं, because of small energy gap between 7s 6d and 5f orbitals। स्मॉल एनर्जी गैप रहता है भैया, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करते रहते हैं, दैट्स व्हाई दे शो वेरी लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो वो वही है, सिल्वरी वाइट जो मेटल की प्रॉपर्टीज होती है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स और दे डू नॉट शो एनी रेगुलर ट्रेंड अलोंग द सीरीज। ठीक है जी। उसके बाद कलर्ड ऑफ द आयंस, कलर कब दिखाएंगे, F0 F14 होगा तो कलर्स नहीं दिखाएंगे, बाकी कोई और होएगा तो दे विल शो कलर्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, अगर F0 या F14 है तो वही डायमैग्नेटिक रहेंगी, अदरवाइज दे विल शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल व्हेन दे आर प्रेजेंट इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म, राइट। दे कंबाइन विद वैरायटी ऑफ नॉन मेटल्स एट high temperature, at moderate temperature, on reacting with HCl they form respective chlorides। ठीक है। अब इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यस, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, जैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन था वैसे ही एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। क्लियर हुआ, जैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन था वैसे ही एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, बट डिफरेंस क्या है, यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर इफेक्टिव या मोर इन्फ्लुएंस देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज ज्यादा छोटा हो रहा है एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाई लेंथेनॉइड अमंग लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर इफेक्टिव देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है जी। जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है उसकी वजह से साइज कम हो रहा है, कम डिक्रीज हो रहा है, बट एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज जो है वो ज्यादा कम हो जा रहा है। तो रीजन क्या है भाइयों बहनों, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आता है। ठीक है, इस पूरे इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहां पे लिखिए जरा, the reason that 5f orbitals are more diffused, 5f orbitals are more diffused than the orbitals present in 4f subshell, consequently the shielding by 5f electrons, is much less than by 4f electrons, in lanthanoids. The magnitude of actinoid contraction is more
देन दैट ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट। और ये जो चैप्टर है हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है, राइट। तो एक्टिनॉइड में यही चीजें जो हैं हमारी प्रेजेंट होती हैं, यहीं से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं हो जाएंगे। तो आप जाके इसकी सारी की सारी रिएक्शंस को एक बार कर लीजिएगा, प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिएगा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज वाली जो है रिएक्शंस उन्हें कर लीजिएगा। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो जो मैंने टेबल बनवाया था, अगर आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें हो जाएगा।